हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम फिर जो है उसी वैकेंसी अपडेट के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट। यहाँ पर हम जो है 3 पॉइंट के बारे में, 3 वैकेंसीज के बारे में डिटेल बताएंगे। उसमें आज का जो वीडियो रहने वाला है दैट इज रिलेटेड टू द गुजरात पुलिस वायरलेस पीएसआई एंड टेक्निकल ऑपरेटर से रिलेटेड रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मोटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वैकेंसीज कितनी है उसका ओवरव्यू देख लेंगे फटाफट। उसके बाद हमारे पास जो है एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है, तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बाद जो हमारे पास सिलेबस है उस सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रीवियस पेपर का पैटर्न को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, हमारे पास प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज द हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। सो इन सारे पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दिस इज अमृत वंश जहांगीर, IAS क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं वैकेंसी का ओवरव्यू जो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। पुलिस सब इंस्पेक्टर वायरलेस, ये नोटिफिकेशन हमारे पास रिलीज हो चुका है एडवर्टाइजमेंट, और उसमें हमारे पास 172 वैकेंसीज अवेलेबल है। उसके बाद टेक्निकल ऑपरेटर, उसका हमारे पास 698 वैकेंसीज है, और ओवरऑल हमारे पास 870 वैकेंसीज अवेलेबल रहेगी यहाँ पर इन दोनों पोस्ट के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज यू नो ऑलरेडी, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड CSIT ब्रांच अवेलेबल रहेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना 3 इयर्स कोर्स नहीं होना चाहिए, जैसे होता है BC होता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो नहीं एलिजिबल है। यहाँ पर मिनिमम 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दिस इज अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड। आगे हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हमें जो डिस्कस करने हैं, मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में 2 पार्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो है नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा कंप्लीटली, जो 80 मार्क्स का रहेगा। पार्ट B जो है आपके पास टेक्निकल पार्ट रहेगा, जो 120 मार्क्स का रहेगा। इसमें पार्ट A में 80 मार्क्स के लिए 80 MCQ रहेंगे, 120 मार्क्स के लिए 120 MCQ रहेंगे। दोनों में आपको ध्यान रखना है मिनिमम 40% मार्क्स क्वालिफाइंग रहेंगे। इतने 40% मार्क्स तो लेके ही आने हैं। इसमें भी पार्ट A में 80 का 40% क्लियर करोगे तभी जो है सेकंड वाला पार्ट भी चेक होगा। ओवरऑल कुल मिला के बात यह है कि दोनों में आपके पास जो है 40% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए इंडिविजुअल। पार्ट A का भी 40% होना चाहिए, पार्ट B का भी होना चाहिए। नॉन टेक्निकल में आपके पास 4 सेक्शन रहने वाले हैं। उसमें सबसे पहले है रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आपके पास सेकंड रहने वाला है, 1 मिनट जी, सेकंड रहने वाला है एप्टीट्यूड, थर्ड रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ रहने वाला है करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। तो इसमें हमारे पास मोटा मोटा देखेंगे 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपके कौन कैरी कर रहा है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो वी हैव टू पुट मोर फोकस ऑन द रीजनिंग एंड एप्टी पार्ट। ये अच्छी बात भी है क्योंकि GK जो है अथाह सागर है, वहाँ पे GK में अच्छा स्कोर करना एक बहुत चैलेंजिंग वाला पार्ट रहता है। इसीलिए आप जो रीजनिंग एंड एप्टी वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। एंड वी हैव प्रोवाइडेड द रीजनिंग एंड एप्टी इन वेरी मच डिटेल। हमारे पास जो है अलग अलग वे से उसके जो है 2 क्लासेस तो हमने प्रैक्टिस MCQ की क्लासेस रख रखी है, और एक क्लास हमारे पास जो है डिटेल प्रैक्टिस डिटेल जो कंसेप्चुअल क्लास वाली है। सो आपको जो है कोई अदर बुक नहीं देखनी पड़ेगी। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोर्स कंटेंट में क्या है, अभी जस्ट ओवरव्यू बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है रीजनिंग एंड एप्टी पोर्शन पे आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है? अब देखते हैं सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट का सब्जेक्ट वाइज पहले सिलेबस देखेंगे हम, ये हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वेटेज प्रीवियस पेपर के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक आपके जो है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ये बात तो ठीक है। रॉन्ग
क्वेश्चन के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसीलिए जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो ध्यान रखना, हमेशा आदत अपनी ऐसी डालना, एक्यूरेसी एंड स्पीड, दो चीज़ें होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट के पास ये दो चीज़ें होती है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड, वो एग्ज़ाम में इजीली सेलेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर आप जो ऑप्शंस दिए होंगे हर एग्ज़ाम में, यहाँ पर आपके पास जो है इस एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे। उसमें ई ऑप्शन क्या इंडिकेट करेगा? ई ऑप्शन इंडिकेट करेगा कि आपने जो है कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, मतलब ई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको जो है ई ऑप्शन जो है नॉट अटेम्प्टेड रहेगा, मतलब आपने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया, ई ऑप्शन को तो छोड़ दो, तो फिर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अल्टीमेटली कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ई ऑप्शन तो सेलेक्ट करना ही करना है, उसका मतलब है नॉट अटेम्प्टेड। अदरवाइज ई ऑप्शन अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो और यहाँ पर जो है पार्ट ए और पार्ट बी मस्ट बी क्वालिफाइड सेपरेटली। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा, कंबाइंड कट ऑफ नहीं बनेगा। इन बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को देखते हैं टेक्निकल पार्ट के। ठीक है, टेक्निकल पार्ट में हमारे पास जो है सबसे पहला सब्जेक्ट है, दैट इज द एडीसी एंड एनालॉग, जिसमें हमारे पास 2 पोर्शन दिए हुए हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 पोर्शन है। एक तो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है, पहले जो हमारे पास टॉपिक्स है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ये जो टॉपिक्स है मटेरियल साइंस के सब टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक कंडक्टिंग मटेरियल से, मैग्नेटिक मटेरियल से, मैग्नेटिक मटेरियल में फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन मैग्नेटिक मटेरियल की एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेशंस क्या होती है, वो सारा इन टॉपिक्स में हम डिस्कस करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप, एन टाइप, और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट जो 4 टॉपिक है ये हमारे पास जो है मटेरियल साइंस से रिलेवेंट है। उसके बाद हमारे पास कुछ ईडीसी का पार्ट रहेगा। ईडीसी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, इट्स सेल्फ पार्ट ऑफ मटेरियल साइंस। सेमीकंडक्टर फिजिक्स उसका एडवांस पार्ट आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दैट मीन्स रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसके बारे में रजिस्टर्स का, कार्बन रजिस्टर्स है, उनके वैल्यू निकालना बैंड के हिसाब से, है ना, कलर बैंडिंग के हिसाब से, वो आपको आना चाहिए। उसका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। डायोड्स के बारे में, डायोड्स की वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में, स्पेशल पर्पस जितने भी डायोड्स होते हैं, टर्मिनल डिवाइसेस होती है, उनके बारे में, बीजेटी के बारे में। उसके बाद ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, बीजेटी में जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होता है, उस एप्लीकेशंस को डिसाइड करने के बाद ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए आपको जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल आना चाहिए, बाइसिंग सर्किट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये एच पैरामीटर मॉडल्स आपको आने चाहिए। उसके बाद जो है हम इनका यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ऑसिलेटर, फीडबैक एम्पलीफायर्स, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, IC 555 वगैरह, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पल्स सर्किट, दैट इज़ द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, वो उससे रिलेटेड यहाँ पर पावर एम्पलीफायर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ऑप-एम्प है, ऑप-एम्प के बारे में जो बेसिक्स थ्योरी है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर डायोड्स में से आपके जो क्लीपर क्लैम्पर का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, सो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ये मटेरियल साइंस वाला पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स का पार्ट है, ये एनालॉग वाला पार्ट है। एनालॉग मतलब वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स इन डिटेल्ड वे। तो हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे हम जब वेटेज एनालिसिस बताएंगे तो हमारे पास जितने 11 सेक्शन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा आप। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI बोला गया। तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी रहेगा एंड VLSI वाला पार्ट रहेगा। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट हमारे पास इस सेक्शन में यहाँ पर ये देखेंगे, ये वाला
दैट मीन्स नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिक गेट्स है, बुलियन अलजेब्रा है, के मैप है, फ्लिप फ्लॉप काउंटर, रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स एंड दीज आर द पार्ट ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, मेमोरी के बारे में, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, पीएलए के बारे में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जब वीएलएसआई की तरफ आते हैं हमारे पास तो बहुत बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई डिज़ाइन, मोस्ट ट्रांजिस्टर बेसिक्स क्या होता है, मोस्ट इन्वर्टर्स क्या होते हैं, मोस्टली जो है मोस्ट के बारे में ही यहाँ पर बोला गया है, सीक्वेंशियल मोस्ट, कॉम्बिनेशनल मोस्ट, एफपीजीए, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वीएचडीएल। तो यहाँ जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, यहाँ पर जो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, अगर वीएलएसआई से जो बनेंगे ना क्वेश्चन थियोरेटिकल बनेंगे, और यहाँ पर अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर इस पोर्शन में आप ध्यान दो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे कंसेप्चुअली ज़्यादा अप्रोच करना है और यहाँ पे थियोरेटिकली ज़्यादा अप्रोच करना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ये स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं ना, उसमें एक एक पॉइंट में, एक एक सेक्शन में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट घुसा दिए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि रियलिटी में ये 11 सेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर आप जो है इनको डिवाइड करके अगर अच्छे से देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। नेटवर्क एलिमेंट्स जो बेसिक्स हमारे पास बात करता है, जैसे आपको आना चाहिए कोई भी बड़ा नेटवर्क हो उसको रीड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, नेटवर्क रीड्रॉ टेक्निक। तो नेटवर्क रीड्रॉ टेक्निक आएगी तो आप जो है थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन से हैंडल कर पाओगे। इससे रिलेटेड, थ्योरम से रिलेटेड आपके प्रीवियस पेपर में एक सर्किट का बेस क्वेश्चन आया था। ठीक है, रेजोनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअली कपल्ड सर्किट, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, तो दीज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एडवांस जाते हैं हम, फिल्टर डिज़ाइन करना, फिल्टर डिज़ाइन करना, एटेन्यूएटर्स, इक्वलाइजर डिज़ाइन करना, ये सब देखते हैं। एंड इसमें जो है ये जो टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी, इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ईएमएफटी आप जो बोलते हैं, ईएमएफटी का टॉपिक है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और यहाँ पर हमारे पास जो है नेटवर्क के जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वेरियस सेक्शंस रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है ये मेजरमेंट का दिया हुआ है, मेजरमेंट सब्जेक्ट का। तो मेजरमेंट में जो हमारे पास डीसी ब्रिजेज होते हैं और एसी ब्रिजेज होते हैं, उन सब के बारे में एक्सेट्रा लिख दिया बस। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें जो है मैक्सवेल और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आ जाएगा, शेयरिंग ब्रिज आ जाएगा, डीसोटी ब्रिज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा, केल्विन डबल ब्रिज आ जाएगा। तो डीसी ब्रिजेस और एसी ब्रिजेस हमें दोनों डिस्कस करने। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में ही यही ब्रिजेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, अल्टीमेटली इनको हमें मेजर करना हो तो इन ब्रिजेस का यूज़ करते हैं, ये इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद सीआरओ इटसेल्फ, डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। उसके बाद ये बेसिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, सिग्नल जनरेटर्स है, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स है, ट्रांसड्यूसर्स है। ट्रांसड्यूसर इटसेल्फ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें हमारे पास वेरियस जो है ट्रांसड्यूसर होते हैं, प्रेशर मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कंपोनेंट टेस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एनालाइजर्स, दीज टॉपिक्स इंक्लूड फ्रॉम द सेक्शन 3। आगे हमारे पास डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन है एज वेल एज डिजिटल कम्युनिकेशन का भी है। और एनालॉग कम्युनिकेशन का जो बेसिक पार्ट है एएम-एफएम, ठीक है, एएम-एफएम वाला पार्ट रहता है, फेज मॉड्यूलेशन इटसेल्फ इसमें आ जाता है। तो यहाँ तक जो हमारे पास जो रहता है ना, ये एनालॉग कम्युनिकेशन वाला पार्ट रहता है, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लेके सिंगल साइड बैंड रिसीवर्स एंड कम्युनिकेशन रिसीवर्स तक। इट इज़ रिलेटेड टू द एनालॉग कम्युनिकेशन। जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन में आते हैं तो पल्स, डेल्टा पल्स मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन से ये पार्ट आ जाते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, सोर्स कोडिंग, ये एंट्रोपी वगैरह आपको जो अगर इंफॉर्मेशन थ्योरी वगैरह आप, ये जो है टॉपिक ये इसमें इंक्लूड होता है। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, लाइक जो हमारे पास वेरियस टेक्निक्स होती है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है अच्छे क्वेश्चन जो है टाइम डिवीज़न एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो मेथड्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशंस। आगे हमारे पास जो है यहाँ पर देखते हैं कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन किन एरिया में किया जा सकता है, उसके बेस पे 4 सेक्शन दिए हुए
है ना। इटसेल्फ यहाँ पर जो है इंटरनली ये सेक्शन के अंदर 4 सब्जेक्ट है, और पहला सब्जेक्ट जो है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, माइक्रोवेव के रिगार्डिंग सारे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स इंजीनियरिंग इटसेल्फ ए डिफरेंट सब्जेक्ट, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एपरेचर्स वगैरह से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल केबल्स, ऑप्टिकल सोर्सेज डिटेक्टर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वो सारा आना चाहिए हमें। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सेक्शन है, ईजी सेक्शन है ना। माइक्रोवेव वाला थोड़ा सा हमें अलग से डील करना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी रहता है, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है यहाँ पर सेल्यूलर टेलीफोन कंसेप्ट है GSM CDM में, ठीक है। और मोबाइल हैंडसेट आर्किटेक्चर क्या रहता है, मोबाइल टू इंट्रोडक्शन टू एडवांस मोबाइल कंसेप्ट, वो सारा इसमें रहता है। टेलीविज़न इंजीनियरिंग, टेलीविज़न में हमारे पास एसेंशियल जो टेलीविज़न सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो, उसके बाद उसके ऑप्टिक्स, वीडियो सिग्नल, कलर की थ्योरीज वगैरह, कलर सिग्नल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो सारा टॉपिक्स इसमें रहेगा, ठीक है। तो अभी हम केवल सिलेबस का ओवरव्यू दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ओवरव्यू के बाद हम जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इनको कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एक बार इस सिलेबस का ओवरव्यू जरूर देखें, है ना। इसमें हमारे पास 2 सेक्शन है, सेक्शन में भी 2 सब्जेक्ट है, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो प्रोसेसर में भी छोड़ा कुछ नहीं है इन्होंने, आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट, टाइमिंग डायग्राम और दे दिए। हालांकि इससे क्वेश्चंस आपको कम बनेंगे, लेकिन बेसिक थ्योरी आनी चाहिए आपके पास। टाइमिंग डायग्राम और दे दिया। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स नहीं पूछते हैं जनरली, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर आता है आपका, तो इसीलिए हालांकि हमें जो है थोड़ा सा मीडियम टू एडवांस लेवल पे भी जाना चाहिए, हमें जो है कंसेप्चुअल थ्योरी अच्छा होना चाहिए। तो वी हैव टू कवर दिस टॉपिक ऑल्सो। अगर कंपटीशन में फाइट करना है ना, तो किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बात सीधी सी इतनी है, ठीक है। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं, मेन मेमोरी सिस्टम कैसा होता है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और उसी के बाद जो है 8051 हमारे पास जो है माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड ये दूसरा सेक्शन रहता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बाद जो है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स आते हैं इनका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। वेटेज एनालिसिस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इजी और बेसिक सब्जेक्ट है। उसमें नेटवर्क से रिलेटेड, आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड और नेटवर्क की एप्लीकेशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी की बेसिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद एक अलग से नेटवर्क सिक्योरिटी का सेक्शन दिया हुआ है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गोल्स, सिस्टम सिक्योरिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास 9th सेक्शन है, दैट इज़ द वेब टेक्नोलॉजी। इसमें ASP.NET के बारे में डिस्कस किया गया है। एक्चुअली ये जो है हमारे पास ये ऐसी लैंग्वेज है हमारे पास जो बहुत अच्छे डिज़ाइनर होते हैं वही यूज़ करते हैं बहुत, और इसको जो है आजकल जिसको प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो इसको यूज़ करते हैं, बाकी नहीं कर पाते इसको। तो ये सीखना एक आपके लिए एक चैलेंजिंग रहेगा। इस सब्जेक्ट में हम जो है थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमारे पास ये आना चाहिए आपको, ठीक है। ये इजी भी है और इसमें जो है हमारे पास अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इजीली जो है आप इनके थ्रू जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद जो रिसेंट ट्रेंड्स है 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, एक्चुअली दिस शुड बी अपडेटेड टू द 5G टेक्नोलॉजी, प्लोनेट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, रियल टाइम सर्विलेंस सिस्टम, रिसेंट एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, ये हमारे पास जो है 11th नंबर का सेक्शंस रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। जो टेक्निकल पार्ट भी हमारे पास रहने वाला है उसका सिलेबस का ओवरव्यू था। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें जो है इतने बड़े सिलेबस को, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमें ये सोचना होगा कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो 2021 में जो वैकेंसी आया था, 2021 में 2022 में जो एग्ज़ाम हुए, 1 अक्टूबर 2021 को एग्जाम्पल के लिए कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे 1 अक्टूबर को, और एग्ज़ाम हुआ था फेब एंड पे 27 फेब पे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने वहाँ पर गैप रहा। तो हम अप्रोक्सीमेटली 5 महीने नहीं लेके 4 महीने अगर हम लेके चले
और 4 महीने के हिसाब से हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए वो हम आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। उसकी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रीवियस पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब्जेक्ट का वेटेज कैसा रहा था। तो हमने अभी तक जो सब्जेक्ट देखे हैं, जो सिलेबस देखा, उसमें हमारे पास ये सेक्शन है। एडीसी एनालॉग वाला जो इसमें मटेरियल साइंस भी था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, नेटवर्क एंड मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 5th कम्युनिकेशन की एप्लीकेशंस, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर नेटवर्क, एसेंशियल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, 9th 10th एंड रिसेंट एडवांसमेंट, वो हमारे पास अगला टॉपिक है। उसके 1-2% आप जो है कंसिडर कर सकते हो। हालांकि उस रिसेंट एडवांसमेंट को हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक्स थे, किन टॉपिक्स से ज़्यादा फोकस किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम जो है एडीसी एनालॉग ले लेते हैं एक, ठीक है। एडीसी एनालॉग में हमारे पास जो है यहाँ पर जो है, हालांकि जो बाइनरी नंबर्स जो होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होते हैं। मॉसफेट के टाइप्स है, 2 पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, एक्टिव फिल्टर्स होते हैं। एक्टिव फिल्टर्स जो है ओप-एम्प से बनाए जाते हैं। इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये जो हमारे पास नेपर डीबी कन्वर्जन है, ये इजी क्वेश्चंस है, ये फिल्टर में होता है, ठीक है। पैसिव नेटवर्क, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएलए के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस, मेमोरी डिज़ाइन से, वीएचडीएल, जेनेटिक्स एंड पैकेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। तो ओवरऑल हमारे पास जो है इन एरियाज से जो क्वेश्चंस पूछे गए। अभी एरिया तो चेंज हो सकता है, इसको आप ऐसे मत रखना कि इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस पूछेंगे, या ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता है। वी हैव टू वर्क हार्ड इन ए स्मार्टर वे, ठीक है, यही हमें सीखना है। तो अभी देखिए जरा प्लीज, यहां पर अगर हम वेटेज देखें इन सब्जेक्ट का, सबसे हाईएस्ट वेटेज जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द एडीसी एनालॉग। तो हम हाईएस्ट वेटेज वाले जो है उनको मार्क कर देते हैं, एडीसी एनालॉग। उसके बाद जो है हमारे पास कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद हमारे पास जो है कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास, 4th सेक्शन और 5th सेक्शन, इन सब का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो है इन पे ज़्यादा फोकस करना है। 20%, 17%, 13%, ओवरऑल 50% तो वेटेज यही हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में हम कौन से सब्जेक्ट को रखेंगे? फर्स्ट फेज में हम सब्जेक्ट्स को रखेंगे 3 सब्जेक्ट को। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? फेज फर्स्ट में हम कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, मतलब हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे हमारी जो है प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट जो हमारे पास किससे रिलेटेड था? एडीसी एनालॉग से, मटेरियल साइंस से, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4th एंड सेक्शन 5 जो किससे रिलेटेड थे? कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन से, कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको ये सब्जेक्ट करने, ऐसा नहीं है कि हमें जो है दूसरे सब्जेक्ट छोड़ देने, लेकिन वी हैव टू पुट मोर फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। हमें हार्ड वर्क करना है, लेकिन अच्छे तरीके से, स्मार्ट वे से करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो है आपको एग्ज़ाम में ध्यान से फॉलो करिएगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इन सेक्शंस को प्रायोरिटी पे आप कर सकते हो। एडीसी एनालॉग पे ज़्यादा फोकस करिए, मटेरियल साइंस पे, कम्युनिकेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हम डिसाइड करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी अगर हम डिसाइड करें तो 10% डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट 11%, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो सेकंड प्रायोरिटी में हम सेक्शन 2, 2 एंड 6 को रखेंगे, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर वाले पार्ट को। तो उसके बाद हम जो है फेज सेकंड रखेंगे अपने स्टडी का,
प्रायोरिटी सेकंड। उसमें हमारे पास फिर जो है 3 सेक्शन रखेंगे हमारे पास। एक है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेक्शन 2 दैट इज द सेक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वाला पार्ट, और प्लस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, प्रायोरिटी सेकंड में ही। उसके बाद प्रायोरिटी थर्ड आपको डिसाइड करना है। प्रायोरिटी थर्ड में आपको जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो CSIT के सब्जेक्ट्स रहते हैं मोस्टली, कंप्यूटर नेटवर्क, एसेंशियल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, ये वाले जो है आपको लास्ट में आपको जो है सेक्शन थर्ड प्रायोरिटी पे रखने। तो ओवरऑल आपको जो है अपना जब टाइम टेबल बनाओ तो हमें जो है प्रिपरेशन के लिए 4-5 महीने का हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन हमारी प्रिपरेशन जो होनी चाहिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो 4 महीने के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है 1 महीने का और गैप रखते हुए 3 महीने का टारगेट लेके रखो। 3 महीने का टारगेट में आपको जो है यहाँ पर 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस एक बार हो जाना चाहिए। अगर 2-2.5 महीने का टारगेट लेके चलोगे तो 2 महीने 20 दिन हो जाएंगे, 21 दिन 22 दिन हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। इतना आप प्लानिंग लेके चलेंगे, ठीक है इसको। और उसके बाद इन तीनों प्रायोरिटी को डिसाइड कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट करने हैं, सेकंड प्रायोरिटी में कौन से करने हैं, और थर्ड प्रायोरिटी में कौन से करने हैं, वेटेज एनालिसिस के हिसाब से। टॉपिक नहीं छोड़ने, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी को करने से फ़ायदा क्या होगा पता है, जो हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले कर लोगे तो उससे हमें एडवांटेज ये होता है कि जब हमारे पास आगे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास रिवीजन बेहतर होता है, और रिवीजन बेहतर होगा प्रीवियस सब्जेक्ट का, तो हम जो है इजी टू रिकॉल कंडीशन में आते हैं एग्जाम में। जो पहले सब्जेक्ट किया उसको अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ये वाला प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद हम समझते हैं, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको जो है डेली बेसिस पे कैसे प्रिपेयर करना है ये जरूरी है। हमें डिसाइड हो गया कि कब क्या करना है, लेकिन डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टूडेंट्स जो है जॉब स्टूडेंट रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है नॉन जॉब स्टूडेंट रहेंगे। नॉन जॉब स्टूडेंट कैन इजीली गेट द 8 to 10 आवर ऑफ स्टडी, और जॉब स्टूडेंट के लिए हमारे पास जो है 4-5 घंटा 5 आवर्स रेफरेंस निकालना ही होगा आपको, 4-5 घंटे, या फिर जो है सैटरडे संडे उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करके आप एवरेज बेसिस पे 5 घंटे आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, एक वीक में। तो हम 5-5.5 घंटे को रेफरेंस ले रहे हैं, 5 to 5.1, ठीक है। ये जॉब स्टूडेंट के लिए, नॉन जॉब स्टूडेंट्स के लिए उसी तरह से रेफरेंस को आप जो है टाइम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो उसका जो थियोरेटिकल कंटेंट है वो हमें कवर करना है। तो थियोरेटिकल कंटेंट के लिए डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लासेस होनी चाहिए, डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लासेस। ये कंसेप्चुअल वर्ड क्यों यूज़ किया, देखो एक बात समझिएगा, इस वर्ड पे ज़्यादा हमें फोकस करना। सिंस जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है हमारे पास कि कोई ऑब्जेक्टिव बुक लिया, उसके क्वेश्चन सारे रट डाले, फिर दूसरी बुक आएगी, दूसरी बुक में क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे, फिर उसके क्वेश्चन रट डाले, और जब मेन एग्जाम में जाएंगे तो अगर मान लीजिए सब कुछ अच्छा है, लक फेवर अच्छा है, वो होने के चांस केवल आपके 30 से 40% है, 30 से 40% कि वही क्वेश्चन जो है आपको जो है एज इट इज़ वहाँ मिल जाए। ये ऐसा होता था 2010-11 तक था, ठीक है। अब हम जो है बहुत कम्पिटिटिव सिनेरियो में जी रहे हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होता है, किसी टॉपिक का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके ऊपर 10 नहीं 500 क्वेश्चन बन जाए, यू विल इजी टू गेट और इजी टू कवर दैट ऑल क्वेश्चंस, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टडी होना चाहिए ना वो कंसेप्चुअल डिटेल क्लासेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करा दिया,
ठीक है। वो कंसेप्चुअल डिटेल क्लासेस के बाद उनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए एमसीक्यू क्लासेस वही होनी चाहिए टॉपिक वाइज, एमसीक्यू क्लासेस टॉपिक वाइज या फिर जो है सब्जेक्ट वाइज वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, किसी बुक को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये एमसीक्यू क्लासेस जब आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू एडिशनल आप जो है कर सकते हैं, फिर आप जो है किसी बुक को हाथ लगाओ। ऐसे नहीं कि किसी बुक को डायरेक्टली आपने हाथ लगा दिया, टाइम बचता है तो फिर एडिशनल बुक को हाथ लगाओ, अदरवाइज यही करना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, ये जो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें दिल्ली में करना क्या क्या है, रिवीजन, ठीक है। ये 4 पॉइंट करने हैं, ठीक है। उसमें आप साथ में सेल्फ नोट्स आप ध्यान में रखिएगा, सेल्फ नोट्स अगर आप बना सकते हैं शॉर्ट सेल्फ नोट्स तो अच्छी बात होगी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये इसको टाइम को हमें डिवाइड करना है, तो आपको जो है मोटा मोटा 2.5 आवर जो है यहाँ पर आपको डिवोट करने चाहिए, अगर 5.5 घंटे हम कंसिडर करें। उसके बाद एमसीक्यू क्लासेस या ये क्लासेस इसी के साथ आ जाएगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करोगे तो उसके लिए आप जो है 1.5 आवर डिवोट कर सकते हो, और ये जो है 1 to 1.5 आवर जो है रिवीजन के लिए रखना। अब इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डेली रिवीजन, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम के बाद कोई क्वेश्चन, एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन देखते हैं ना तो हम अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन एग्ज़ाम से बाहर आते हैं तो लगता है अरे इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था, इजी था, वो बाद में क्यों रिकॉल हो पाता है, वाई, बिकॉज क्योंकि आप जो है बहुत स्ट्रेस से रिलैक्स होके बाहर की तरफ जा रहे हो, तब जो है माइंड जो है वो अच्छे से वर्क करता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, ज़बरदस्ती की स्ट्रेस ले लेते हैं, ज़बरदस्ती की स्ट्रेस लेते हैं तो माइंड जो है रिकॉल नहीं कर पाता है। तो रिकॉलिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये क्वेश्चन होना चाहिए अपने आप से, ठीक है। हम जो है इस सदी में जी रहे हैं, कम्पिटिटिव सिनेरियो में, हमें जो है पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छी चीज़ें जो है डेवलप करनी पड़ेगी। टॉपर्स जो है इसी दुनिया से होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो बेहतर होती है। स्ट्रेटेजी बेहतर बनाओ, कैसे, रिवीजन डेली करो। डेली रिवीजन से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब्जेक्ट करते हो, इतना लंबा सिलेबस है, जब ये सिलेबस करते हैं हमारे पास, इस सिलेबस में हमारे पास जो है ये ध्यान रखते हैं कि पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा सब्जेक्ट पे पहुंचे। जो पहले सब्जेक्ट का अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने बैठोगे तो यू विल नॉट इजी टू रिकॉल दोज कंसेप्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऐसा नहीं होगा कि पहले सब्जेक्ट के कंसेप्ट जो है याद आने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट को जैसे जैसे होता जाए उसका डेली रिविज़न करते जाना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो सब्जेक्ट डिसाइड किए ना, उसका रिवीजन कितनी बार हो जाएगा हमारे पास, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा फटाफट आप जो है अटेम्प्ट कर पाओगे उसको, और रिकॉल भी कर पाओगे। तो रिकॉलिंग कैपेसिटी को, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कई स्टूडेंट मैसेज करते हैं, ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस आपको ये बता रहे हैं, कई स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर जो है अब रिवीजन कैसे करें, 2 महीने 3 महीने में मैंने सिलेबस कर दिया, अब रिवीजन कैसे करेगा, क्या मतलब है। अब रिवीजन करने बैठोगे 2-3 महीने में आपने एक सिलेबस कवर किया, अब रिवीजन करने को बोलोगे तो आधा, जितना टाइम आपको एक बार कवर करने में लगा, आधा टाइम जो है रिवीजन करने में जाएगा। इसलिए डेली बेसिस पे रिवीजन करना जरूरी है। उतना टाइम आप डिवोट कर पाओगे क्या, उधर नहीं कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पे रिवीजन करें, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आपको जो है कोर्स में ये सारी हेल्प मिलेगी, आपको जो है वहाँ पर डिटेल कंसेप्चुअल क्लासेस मिलेगी, आपको जो है एमसीक्यू क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस एमसीक्यू सीट्स जो है आपको गूगल ड्राइव, आपकी जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी होगी उस पे जो है गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, वहाँ पे जो है ऑनलाइन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल कंटेंट जो है उसमें जो है आपको सब्जेक्ट वाइज थ्योरी मिलेगी, वो थ्योरेटिकल कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, बट एमसीक्यू जो है आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने होंगे, दैट नॉट विल बी द डाउनलोडेबल, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब हमारे पास कंसेप्चुअल क्लासेस हो जाती है, फिर हमारे पास एमसीक्यू क्लासेस हो जाएगी, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। फिर किसी बुक को हाथ नहीं लगाना, हमें जो है वहीं पर जो है गूगल ड्राइव में अच्छे एमसीक्यू प्रैक्टिस
करने के लिए मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस करने और साथ ही साथ रिवीजन करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोर्स में भी यही पैटर्न आपको मिलेगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब कोर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वी हैव डिस्कस आल्सो इन द प्रीवियस वीडियो कि हमारे पास गुजरात से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हमारे पास जो है रैंक फर्स्ट जो हम देते हैं रेगुलरली, हालांकि सिलेक्शंस हमारे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर केवल रैंक फर्स्ट हमने शो किया है, ठीक है। अब जो है अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, वेबसाइट लिंक है। मोबाइल ऐप में यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड iOS, पीसी में लॉगिन कर सकते हो, वेबसाइट पे देख सकते हो, आपकी इच्छा है जहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट लिंक मिलेगा, उसको ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, गुजरात स्टेट एग्ज़ाम पे क्लिक करना, बहुत सारे स्टेट के आपको जो है फोल्डर दिखेंगे। गुजरात स्टेट एग्ज़ाम वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे, उसमें आपको जो है ये कोर्स दिखेगा, वायरलेस PSI एंड टेक्निकल ऑपरेटर। सेंस दोनों का सिलेबस सेम है, इसीलिए दोनों का कोर्स भी आपके पास सेम है। सेक्शन वाइज यहाँ पर जो है फोल्डर्स बने हुए हैं, कुछ फोल्डर्स एम्प्टी शो कर रहे हैं। एम्प्टी शो करने का मतलब ये है कि इन सब्जेक्ट्स में अभी कंटेंट क्रिएट नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, सो दिस विल बी अपलोडेड एज टाइम पासिस। तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर वीडियोस होंगे, क्रिएट होते जाएंगे, वो सारे यहाँ पर अपलोड होते जाएंगे, आपके सारे सेक्शन कवर होते जाएंगे। अभी हमने जो कवर किया है, पहला सेक्शन कवर किया है, दैट इज रिलेटेड टू द ADC एनालॉग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मटेरियल साइंस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर दिया गया, VLSI वाला पार्ट बाकी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, थोड़ा सा यहाँ पर 10-15% सिलेबस वाला पॉइंट बाकी है, बाकी सारा कवर कर दिया गया। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इटसेल्फ 5% बाकी होगा, बाकी सारा कवर है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर बाकी है, और ये जो है कंप्यूटर की फैकल्टी, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपको पढ़ाएगी। इसमें हमारे पास कुछ लाइव क्लासेस भी रहने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, लाइव क्लासेस भी रहेगी, है ना। और साथ में लाइव क्लासेस में आपको कोई डाउट होता है तो लाइव क्लासेस के एंड में पूछ सकते हो। बड़े डाउट होते हैं और कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका अलग से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, डाउट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई इस कोर्स से रिलेटेड पर्सनली कोई डाउट रहता है तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9602287012। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है पर्सनली आपको हेल्प कर देंगे, उसमें कोई चिंता की नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास जो कोर्स का प्राइस स्ट्रक्चर है दैट इज द 5999, और उसमें भी आप एक इंजीनियर्स कूपन कोड यूज़ करोगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा केवल, तो जो है 1000 रुपीज़ और कम हो जाएगा, 4999 का ही आपको कोर्स पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास नॉन टेक्निकल पार्ट में रीजनिंग FT पहले से हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट जो है वो बाकी है, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास GK वाला पोर्शन है वो अपडेट होगा, थोड़ा और अपडेट होगा, वो ऐड होने वाला है। हमारे पास कुछ पोर्शन हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, और जैसे जैसे टाइम पास होता है तो हमारे पास जो है धीरे धीरे हम कंटेंट को टॉपिक वाइज, एक एक सब्जेक्ट वाइज जो है हर एक पॉइंट के हिसाब से जो है अपडेट कर देंगे पूरा सेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कोर्स इन्फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, निसंकोच होके व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ज़्यादा कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर